हेलो, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और आज सोनिका मोनिका की खबर में मोनिका तो हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन नैना हमारे साथ है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना। आज मोनिका, दरअसल जैसा हम सभी जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, मोनिका की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन जैसा इंडिया डेली का वादा रहता है आपसे कोई भी खबर नहीं छूटेगी, इसीलिए हम लेकर आए हैं आज आपका ये प्रोग्राम। और आज मोनिका की जगह मैं आप तक पहुंचाऊंगी तमाम वो सारी खबरें जो आज दिन भर बड़ी अहम रहने वाली है। सोनिका, आज की क्या अहम खबरें हैं? आज की कई अहम खबरें हैं ना। हम रोजाना सुबह 11 से 11 बजते हैं, कुछ खबरें अलग अंदाज में हम दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं। तो आज की बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहली बड़ी खबर मुझे लग रहा है कि जो सामने आ रही है वो हरियाणा से जुड़ी हुई हो सकती है। तमाम और भी चीजें जो सामने आ रही है, लेकिन बड़ी खबर हरियाणा की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अब लिस्ट जारी होने के बाद कुछ नेताओं में नाराजगी भी अब नजर आ रही है। इसके साथ ही विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर आपको बताएंगे नैना। जी हाँ, अगली खबर देखिए, अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने अपना एक दूसरा हलफनामा जारी कर दिया है, दाखिल कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि आखिर आने वाले वक्त में ये उन्हें रियायत देता है या नहीं। और इसके साथ ही जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें जमानत का कोई आधार नहीं है, ये बात जरूर सीबीआई की तरफ से कही गई है। तो इन खबरों पर नजर हमारी रहने वाली है, लेकिन शुरुआत ना बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां बीजेपी विधायक का पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रतिया से एमएलए लक्ष्मण नापा ने बीजेपी पार्टी से अपना इस्तीफा दिया। तो बड़ी खबर, जिस तरह से कल ही पहली लिस्ट आई है और उस लिस्ट के सामने आने के बाद में ये वो लिस्ट थी जिसमें बीजेपी ने प्रत्याशी तय किए थे, लेकिन कई ऐसे भी मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। ऐसे कुल 9 विधायक हैं, उसमें लक्ष्मण नापा का भी नाम है जिन्हें टिकट नहीं मिला है और इसी को लेकर उनकी नाराजगी है। दरअसल हरियाणा के रतिया से इस बार लक्ष्मण की जगह जो टिकट दिया है वो सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया है। इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही कई नेताओं में नाराजगी अब नजर आ रही है। अब उन्हें जिन्हें टिकट नहीं मिला है, क्योंकि कई नए ऐसे चेहरे हैं नैना जिन्हें शामिल किया गया है, जिसके बाद अब कई नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है। और इसी नाराजगी के चलते लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा यहां दे दिया है। देखिए, इस बात के कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से नए लोग आए हैं और उनको भी अकोमोडेट करना है, जाहिर सी बात है पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके मन में इसको लेकर नाराजगी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा के लिए जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 67 नामों का ऐलान किया गया है। आपको ये भी बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी सीट जो है सोनिका वो बदल दी है। हर बार वो से विधायक होते थे, लेकिन इस बार उन्हें लाडवा से उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल। और वहीं आपको ये बता दें कि अनिल विज को अंबाला सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो और उकलाना से अनूप धाना को टिकट मिला है। तो उधर बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों का टिकट काट भी दिया है, जिस वजह से विधायकों में नाराजगी अब नजर आ रही है। जी हाँ, जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो भी जरा नाम जान लीजिए। उनमें पलवल से विधायक रहे दीपक मंगला का नाम शामिल है। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का टिकट कट चुका है। गुरुग्राम में सुधीर सिंगला को भी इस बार टिकट नहीं मिला। भवानी खेड़ा से विधायक रहे विशंबर वाल्मीकि, उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। रानिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला को टिकट नहीं मिला। तो अटेली से सीताराम यादव, पहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, तो सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह। इतना ही नहीं, रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट कट गया। और ये हम अभी आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से टिकट कटने के बाद से ही नाराजगी साफ तौर से कई प्रत्याशियों में साफ तौर से नजर आती है। बिल्कुल। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होने वाला है। 5 अक्टूबर को होगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर होने वाला है 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना, यानी कि नतीजे भी सामने आ जाएंगे और यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार अब बनने वाली है। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके सहमति से और 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं
और मैं समझता हूं कि आज चूंकि 4 तारीख है, कल से ही नॉमिनेशन शुरू है और 5 से 12 तक सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा और वो भी अनाउंसमेंट में जल्दी हो जाएंगी। तो हरियाणा की नैना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने के बाद कई नेताओं को, कुछ बड़े नेताओं को टिकट दिया गया है, तो कुछ ऐसे बड़े नेता पुराने भी रहे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया इस बार। उधर करनाल की हम बात करें तो करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। जगमोहन आनंद पूर्व सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। टिकट मिलने के बाद जगमोहन आनंद ने पार्टी को धन्यवाद कहा है। अभी अभी जैसे टीवी पे समाचार देखा तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान देने के लिए मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपना असीम आशीर्वाद अपना हमारे ऊपर दिया, हमारे परिवार के ऊपर दिया। इसके बाद मैं पूज्य महाराज श्री स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी, जिनका स्नेह परिवार के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है, उनका धन्यवाद। तो एक तरफ लिस्ट जो है वो जारी हो रही है, दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी अब लगातार यहाँ पर हलचल है। सीधे रुक कर लेते हैं, खुशबू भी हमारे साथ में है तमाम अपडेट्स के साथ में। खुशबू, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। अब उसके बाद में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। लक्ष्मण नापा भी उन्हीं में से एक हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई वो अपनी नाराजगी पार्टी से छोड़कर शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएं। क्या इस तरह के भी कयास हैं? और कांग्रेस में लिस्ट को लेकर क्या कुछ चर्चा है? देखिए, आज कांग्रेस की पहली लिस्ट आने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेके, और लगातार जो कांग्रेस हेडक्वार्टर पे है हलचल बढ़ी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद है इस बार, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा आए थे, लगभग 25,000 से ज़्यादा आवेदन पहुंचे थे कांग्रेस के जो आला कमान है उनके पास, जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास। तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा जब आवेदन पहुंचे थे कैंडिडेट अपने कैंडिडेशन के लिए, तो एक दबाव था कांग्रेस के ऊपर। और साथ ही साथ जो ये पहली लिस्ट आने वाली है, कहीं अलायंस की बात चल रही है। लास्ट में स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जब स्क्रीनिंग सीसी हुई, उसमें कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे जी जो हैं वो अलायंस की तरफ भी अपना झुकाव दिखाने लगे, चाहते हैं कि अलायंस हो और इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ हरियाणा में लड़े। तो ये सारे जो दांव पेच हैं एकदम बहुत ज़्यादा, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है और जो कांग्रेस की सीटें हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, पहले ही वहाँ पे बहुत सारे दाव पेच से गुटबाजियाँ थी, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को चाहते थे। अगर बात की जाए भूपेंद्र हुड्डा, वो नहीं चाहते, वो अलायंस के पक्ष में नहीं थे। हालांकि अभी आला कमान जब राहुल गांधी और खड़गे जी ने अपना पॉजिटिव रिएक्शन दिया तो उसके बाद फिर से एक बार चर्चा होने लगी है और एक बार उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आएगी, उम्मीद है कि लगभग 40 सीटों तक की ये लिस्ट आ सकती है। एक बात और जरा थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के कई नेताओं की नाराजगी स्वरूप वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या ऐसी भी अंदर खाने से कोई इनपुट्स हैं कि ये जो नाराज और बागी विधायक या नेता रहे हैं बीजेपी के, उनका कांग्रेस से कोई कनेक्शन है? क्या उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, उनको किसी से कोई गुरेज परहेज नहीं है, नहीं है। अगर कोई पार्टी में आता है तो उनका स्वागत करेगी पार्टी, लेकिन अगर कोई टिकट की उम्मीद से आता है पार्टी में तो हो सकता है मुश्किल होगी, उसको टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अभी टिकटों के लिए इतनी मारामारी है। उसके बाद अलायंस को लेके जो 10 सीटों पे कांग्रेस चाहती है अलायंस करना, 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देने के लिए उन्होंने किया है कि 5, हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक पूरी तरीके से सहमति नहीं जताई है 5 सीटों के लिए, 7 से 10 सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी। कल जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनके घर पे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे भी एक बार डिस्कस किया गया, बातचीत की गई कि उनको जो है कितनी सीटें चाहिए आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस कितनी सीटें देगी। हालांकि 5 सीटों पे बात चल रही है, अगर सहमति बनती है 5 सीटों पे, क्योंकि कांग्रेस में भी अच्छा खुशबू, ये भी समझाइएगा कि जब हम बात यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की कर रहे हैं तो लगातार बीजेपी अपने विरोधियों पर परिवारवाद के आरोप लगाती रही, और जो बीजेपी की लिस्ट आई है इसमें कई ऐसे नेता है जिनके बेटियों को टिकट दिया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस में भी क्या चर्चा हो रही है इसे लेकर?
देखिए, कांग्रेस में एक अंदर खेमे से अगर बात करें, लगातार सुरजेवाला जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, वो मांग कर रहे थे टिकट की। हालांकि उनका कांग्रेस का जो हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी अंदर खेमे से आ रही है सुगबुगाहट कि जो सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, तो परिवारवाद देखिए हर जगह चलता है और कांग्रेस पार्टी में भी है। उनके हो सकता है जो लिस्ट आएगी तो सुरजेवाला के जो बेटा है आदित्य सुरजेवाला, उनको इस बार दिए जाने की खबर है टिकट, सुरजेवाला को ना देके। हालांकि सुरजेवाला कैथल से अपनी उम्मीदवारी चाहते थे और लगातार उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से भी मुलाकात की, सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। जब दीपक बावरिया का ये बयान आया कि मौजूदा सांसद जो हैं वो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उसके बाद उन्होंने जाके आला कमान से मुलाकात की। हालांकि अभी बात जो है वो शायद हो सकता है कि अभी सुरजेवाला और शैलजा जी के टिकट पे भी अभी रोक लगी हुई है, ऐसी चर्चा नहीं कोई वो नहीं हो पाया है। लेकिन सुरजेवाला के बेटे का नाम आ रहा है कि उनको टिकट दिया जा रहा है। तो परिवारवाद का आरोप बीजेपी तो लगाती है कांग्रेस पे, कांग्रेस भी लगाती है बीजेपी पे। लेकिन अगर बात की जाए परिवारवाद की तो चलता रहता है और है, इस बार भी उम्मीद है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने एक अपना स्टैंड साफ कर दिया है बिल्कुल कि जितने भी कांग्रेस के मौजूदा कैंडिडेट हैं जी, जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट रिपीट किया जाएगा। ऐसे में एक अब देखिए जब लिस्ट आएगी, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं खुशबू, लेकिन अब जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि किसकी उम्मीदें जो हैं वो खरी उतरती हैं और किसकी उम्मीदों पर पानी फिरता है। सोनिका बिल्कुल, और आंचल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू, आपके पास हम आएंगे। आंचल, हरियाणा में हम बीजेपी की लिस्ट देख रहे हैं कि जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, इसमें कई ऐसे भी नाम हैं जो नए शामिल हुए हैं, कई ऐसे पूर्व बड़े सांसद रहे हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मौजूदा समय की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा दिग्गजों में सीएम समेत अनिल विज का नाम है। इसके अलावा अगर जेपी दलाल की बात करें, उनका नाम है। सुनीता दुग्गल जो कि चुनाव हार चुकी थी लोकसभा का, उनको भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है। और इसके बाद देखिए एक ये कह सकते हैं कि एक माहौल ऐसा बन गया बीजेपी के अंदर कि लोगों का इस्तीफों का दौर शुरू हो गया और तकरीबन देखिए 7 विधायकों समेत कई इस्तीफे जो है वो हुए हैं और जो नेता है वो अपने समर्थकों के साथ साथ देखिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि एक नाराजगी जो है वो यहाँ देखने के लिए मिली है। लिस्ट आई है, महिलाओं को यहाँ जगह दी गई है। और इंद्रजीत यादव की बात करें तो देखिए राव इंद्रजीत जो है, उनकी बेटी आरती राव को भी टिकट दिया गया है और काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी आरती राव के टिकट को लेकर भी, क्योंकि एक कह सकते हैं कि जब सामने एक और कैंडिडेट होता है, सुधा यादव भी लगातार उसी सीट से मांग कर रही थी जहां से आरती राव देखिए टिकट मांग रही थी। तो ऐसे में पलड़ा कहीं ना कहीं देखिए राव इंद्रजीत का भारी था, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी हैं और इसके अलावा देखिए एक विशेष प्रभाव भी है, क्योंकि यादव भी देखिए बड़ी संख्या में हरियाणा में है और कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को भी ये डर था कि अगर राव इंद्रजीत को नाराज किया जाता है तो ये एक कह सकते हैं कि नुकसान उनको उठाना पड़ सकता था। और यही कारण है कि 67 नाम अभी तक आए हैं, लेकिन 67 नाम आने के बाद से जो एक अंदर खाने एक जो नाराजगी चल रही थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि कल हमने संजय सिंह से भी बात की, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री है, उन्होंने भी अपनी बातचीत में अपनी बयानों में ये दर्शाया था कि उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी भी लंबे समय से पार्टी में थे, मैं लंबे समय से पार्टी की सेवा करता हूं। नाराजगी के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो कुछ ऐसे नेता जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, दूसरे दलों से आए हैं, लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल, मैं उसी बात पे देखिए अभी आ रही थी कि जिस तरह से संजय सिंह का बयान आया था कि नए लोगों को जगह दी जा रही है, नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, क्या पुराने लोगों पर भरोसा नहीं है, इस तरीके की तमाम बातें देखिए ऑफ कैमरा भी निकलकर बाहर आ रही थी कि नाराजगी तो है और कहीं ना कहीं इस नाराजगी का खामियाजा भाजपा को हरियाणा चुनाव में जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा कांटे की दिखाई दे रही है। उधर खिलाड़ियों की नाराजगी, उसको बीजेपी समेट नहीं पाई थी,
इसका फायदा पूरी तरीके से कांग्रेस ने उठाया और उसके बाद आप देखते हैं कि इस नाराजगी का सीधे तौर पर एक असर जनता में नजर आ जाता है, क्योंकि आप जनता देखिए वोट देती है, जनता मतदान करती है, और अगर जनता ही नाराज रहेगी तो फिर आप कितने भी तिगड़म लगा लें। लेकिन आंचल, अब ऐसे में तो ये और भी ज्यादा चुनौती हो जाएगी। जरा इन चुनौतियों को भी समझाइए, क्योंकि चाहे बात किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे बात खिलाड़ियों की नाराजगी का मुद्दा हो, वो पहले ही बीजेपी की कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही थी। अब अगर पार्टी में ही बगावत के सुर नजर आएंगे, अगर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े चेहरे हैं, अगर उनमें से ही कुछ ऐसे चेहरे जो नाराजगी जताते हैं, तो ये तो पार्टी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उन नाराजगियों को दूर करना। बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो हो चुकी है, उसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश जरूर भाजपा कर रही है। जैसा कि देखिए जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि अब संघ जो है बैक कह सकते हैं कि एक तरह से बैक सपोर्ट बनकर हरियाणा में काम करेगा और जितने नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश करेगा कि भैया नाराजगी अपनी एक तरफ छोड़ो, लेकिन अभी फिलहाल जिताने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर इस बार अगर एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट होगा, अगर हरियाणा विधानसभा हार जाती है भाजपा, तो ऐसे में आपने लोकसभा के नतीजे भी देखे। लोकसभा में भी जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं, वहां भी बड़ा खामियाजा भुगता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति सबके सामने है। तो ऐसे में हरियाणा लूज करना एक मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ, राजधानी से सटा हुआ राज्य है और इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि भाजपा कौन से ऐसे पैतरे अपनाती है जिससे जो नाराज लोग हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि सभी जितने नाराज विधायक है जिनका टिकट कट चुका है, जो अब विधायक थे वो अब पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। और सूचना ये भी है कि कुछ लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ रुख करने वाले हैं। जिन मंत्रियों को टिकट नहीं दिया जाएगा वो कांग्रेस में शामिल होकर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसे कि देखिए कहा भी जा रहा था, बार बार कांग्रेस पे सवाल भी बीजेपी के नेता खड़े कर रहे हैं कि भाई आपने अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं किया, किस बात का डर है? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि भाई भाजपा पहले अपनी सूची जारी कर दे, फिर हम उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला लगा के टिकट घोषित करेंगे, अपनी सूची जारी करेंगे? और शायद वही चीज देखने के लिए भी मिल रही है, क्योंकि बीजेपी की 67 कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक देखिए कांग्रेस पर सबकी नजरें बनी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट का थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि चर्चा तो चल रही है, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई है, नामों पर माना जा रहा है कि सहमति बन भी गई है, मोहर भी लग गई है, लेकिन वो लिस्ट कब आएगी उसके बाद में स्थिति और स्पष्ट होगी। आप नजर बनाए रखिए। खुशबू और आंचल दोनों का ही जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन अब अगली खबर जो है वो आज की और भी ज्यादा कई मायनों में महत्वपूर्ण है सोनिका, क्योंकि अगली खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील दी गई है, अरविंद केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे हैं। सीबीआई के एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया है। रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार अरविंद केजरीवाल का पक्ष, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही हैं। हालांकि आज सीबीआई की तरफ से एक और हलफनामा दायर किया गया है जिसमें इस पूरी जमानत याचिका का विरोध किया जा रहा है। बहरहाल सिंघवी की तरफ से, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनकी तरफ से ये तमाम दलीलें दी गई हैं। उन्होंने एक बार फिर से कोर्ट में दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे हैं। जांच में, पूछताछ में पूरा सहयोग उनका अभी तक रहा है और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें तो अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं। फिर आखिर किस आधार पर गिरफ्तारी हुई? रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और नवीन निशांत ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। नवीन निशांत, अभी सुनवाई जारी है, अभी क्या कुछ कोर्ट रूम में हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो दलीलें रख रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जो सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो इंश्योरेंस अरेस्टिंग है। यानी इंश्योरेंस अरेस्टिंग उसे कहते हैं कि एक अगर कोई मामला है उसमें अगर किसी एजेंसी को लगता है कि उनको जमानत मिल सकती है तो फिर किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार करना है। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो अभी के समय अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कोर्ट रूम में दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में जमा कराए हैं जो अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से अंतरिम जमानत मिलते वक्त कही गई थी। यानी जो कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम जमानत दी गई थी ईडी के मामले में, तो उस
समय की भी जो जानकारी है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट रूम को दी है। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट रूम को ये भी बताया कि जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए अंतिम जमानत मिली थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल तय समय पर उन्होंने खुद को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि 2 साल पहले यानी अप्रैल 2023 के करीब जब सीबीआई है उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद 2 सालों तक सीबीआई ने कुछ नहीं किया। और जब ईडी द्वारा जब सीबीआई को लगा कि जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, तब सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी अभी के समय कोर्ट में रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट रूम को यह भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके देश छोड़कर भागने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो ये जो तमाम दलीलें हैं वो अभी के समय अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट रूम को बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ की आशंका भी नहीं है। तो जमानत को लेकर जो शर्तें होती हैं, उन तमाम शर्तों का जो उल्लेख है वो अभी के समय अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम में कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जो इस पूरे मामले में सुनवाई है वो शुरू हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी है उसे भी चुनौती दी थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर नवीन अभी के एक समय बात और अभिषेक जरा मनु सिंघवी बताइए, क्योंकि इसके पहले भी 1 हफ्ते में जवाब देने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कही गई थी और आज भी एक जो हलफनामा है सीबीआई की तरफ से वो दायर किया गया है। जरा उसकी भी बड़ी बातें बताइए और आज ही क्या इस पूरे मसले पर फैसला आ सकता है, ऐसी संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, 2 मामलों में सीबीआई को अपना जो हलफनामा है वो कोर्ट रूम में दाखिल करना था। पहला था अरविंद केजरीवाल की जमानत और दूसरा था अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन दोनों मामले में सीबीआई को अपना हलफनामा दाखिल करना था। तो दोनों हलफनामे जो हैं वो कोर्ट रूम में दाखिल हो चुके हैं। आमतौर पर जब ऐसे मामले होते हैं तो उसमें सुनवाई लंबी होती है, क्योंकि अभी के समय अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बहस की शुरुआत की है। और जैसा सबको पता है, अभिषेक मनु सिंघवी लंबी दलीलों के लिए जाने जाते हैं, यानी निश्चित तौर पर अभी 1 से 1.5 घंटे तक और अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी दलीलों को रख सकते हैं। उसके बाद जो सीबीआई को वकील रिप्रेजेंट करेंगे, सीबीआई की तरफ से जो वकील होंगे वो अपनी दलीलों को देंगे। जो दोनों हलफनामे सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए हैं उसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बयानों के आधार पर की गई है, सबूतों के आधार पर की गई है। उनको जमानत पर रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई हैं कहीं ना कहीं सीबीआई द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलीलें रख रहे हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि अभी ये दलीलों का जो दौर है वो कुछ वक्त और चलेगा। नवीन, आप नजर बनाए रखिए, सुप्रीम कोर्ट से आप लगातार तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सोनिका, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात है अब उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। इस खबर पर तो इंडिया डेली बना हुआ है कंटिन्यू। लेकिन इसी के साथ सोनिका मोनिका की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं रोजाना सुबह 11 बजे ये स्पेशल शो जो रहता है वो देश भर की तमाम बड़ी हलचलों के साथ में सोनिका और मोनिका की जोड़ी लेकर आती है। आज मोनिका की जगह मैं हूं आपके साथ में, लेकिन कल मोनिका, कल एक बार फिर से इसी तरह से खबरों का डोज देकर ये शामिल होंगे। फिलहाल इतना ही।